दोस्तों स्वागत है मेक आईएएस के अगले टेस्ट में। तो ये टेस्ट नंबर 2 है आरओ और एआरओ के लिए। ठीक है, तो जितना टेस्ट हमको मिला उसको करा देता हूँ और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है जो एग्जाम में आने की संभावना अधिक है, तो इसको पूरा आप लोग देखिए बढ़िया से। ठीक है, और इससे पहले का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है या टेस्ट है, उसको हमने अपलोड कर दिया है। मेक आईएएस आरओ आरओ नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन की आदत हो गई है तो वही आ रहा है। तो देखता हूँ पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां हैं और उसके अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो पहला है प्रारूप समिति के अध्यक्ष, दूसरा है संघ शक्ति की समिति, तीसरा है प्रांतीय संविधान समिति, तीसरा है चौथा है प्रक्रिया नियम समिति। तो प्रक्रिया और नियम समिति जो थी, तो जो संविधान सभा की जो नियम समिति है, प्रक्रिया समिति, वो राजेंद्र प्रसाद हमेशा रहते थे उसके। ठीक है, तो इसका 4 हो गया इनका। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे, 3 हो गया इनका। ठीक है, और संघ की शक्ति जो समिति थी, वो संघ के मामला जहाँ आता था वहाँ जवाहरलाल नेहरू जी रहते थे। ठीक है, प्रांतीय समिति जहाँ प्रांतों का एकीकरण कौन किया था, वल्लभ भाई पटेल जो किए थे। तो 2 हो गया, तो 3-1-2-4, 3-1-2-4 इसका ए आंसर सही है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रारूप समिति के बी आर अम्बेडकर, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, केंद्रीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति भी वल्लभ भाई पटेल की थी। प्रक्रिया समिति राजेंद्र प्रसाद, राज्य समिति जिसमें राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति जो बनाई गई थी वो जवाहरलाल नेहरू की थी, और संचालन समिति भी राजेंद्र प्रसाद के अंडर थी। ठीक है, ये समितियां थी। अगला है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है पहला है मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे। दूसरा बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र असम के अलावा उप समिति के अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलोई थे। तो कौन सा इसमें जो है सही बता रहा है। तो हमने पहले बताया था कि मौलिक अधिकार संबंधी जो उप समिति थी, मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति थी उसके, और अल्पसंख्यकों और जनजातीय बहिष्कृत सलाह समिति जो थी वो सब वल्लभ भाई पटेल के अंदर थी। तो मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति जो थी एच सी मुखर्जी दिया हुआ है, जो कि, तो इसकी उप समिति के जो अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी नहीं थे, वो जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी। ठीक है, और अल्पसंख्यक उप समिति, जो उप समितियां दिया हुआ है इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर मौलिक अधिकार समिति होती, अधिकारों की समिति जो होती तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। उप समिति इसीलिए जेबी कृपलानी हो गए हैं। ठीक है, और अल्पसंख्यक की उप समिति जो थी, अल्पसंख्यकों की जो समिति थी वल्लभ भाई पटेल की थी, मगर उप समिति के लिए कौन थे, तो एच सी मुखर्जी थे। अल्पसंख्यकों के लिए एच सी मुखर्जी थे। ठीक है, तो दोनों ही कथन इसके गलत हैं, इसका सी आंसर सही, दोनों ही कथन गलत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, देखना है। तो वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, साख समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सदन समिति अल्लादी कृष्णा अय्यर, और राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के बी पट्टाभी सीतारमैया। तो कौन किसका था, इसको मिलाइए आप। तो वित्त स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ठीक है, साख समिति जो थी, साख समिति कहाँ गई, क्रेडिट समिति थी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, इसके अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। ठीक है, 3 हो गया। सदन समिति, तो पट्टाभी सीतारमैया थे सदन समिति में। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो 2 हो गया। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद को याद रखिएगा, उनको कई बार उनको पूछा है। तो 1-3-4-2, 1-3-4-2 कौन सा है, 1-3-4-2, तो 1-2-3-4 दिया है इसमें, तो गलत है। इसमें एक जो होगा 1-4-3-2 होगा। ठीक है, क्योंकि वित्त एवं स्टाफ समिति जो थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 1 हो गया। साख समिति को जो थी अल्लादी कृष्णरामैया होगा, 3 हो गए। तो 1-3 तो यही हो गया, ये कर लेते हैं। और सदन समिति के जो अध्यक्ष थे वो बी पट्टा सीतारमैया थे, तो 4 हो गया। 1-3-4 और ये 2 हो गया, तो 1-3-4-2 इसका नोट कर लीजिएगा। 1-3 गड़बड़ दिया, इसमें कोई दिया ही नहीं है। ठीक है, या फिर इस तरह से भी आप समझ सकते हैं इसको, ये राजेंद्र प्रसाद को 2 कर दिया यहाँ पे, अब 1-2 में गड़बड़ी मामला है। ठीक है, तो मान लीजिए 2 कर देते हैं यहाँ पे,
ठीक। साख समिति के लिए तो हम लोग अलादी कृष्णा 3 कर देते हैं, तो 2 3 हो गया, ठीक है। और सदन समिति के 4 कर देते हैं और 1 कर देते हैं, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, बी वाला देखिए आंसर सही हो गया। तो ये राजेंद्र प्रसाद 2 जगह दे दिया है, तो कोई कौन सा कहाँ चुन रहा है, इस तरह से क्वेश्चन बनाया गया है। बी आंसर सही है। संविधान सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, ठीक है, तो पहला, व्यवसाय का आदेश समिति डॉक्टर के एम मुंशी, संविधान सभा के कार्यों पर समिति जीवी मावलंकर, सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति नलिनी रंजन, प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन। तो इसमें कितना मैच कर रहा है, एक युग्म सही है, 2 युग्म, 3 युग्म, 4 युग्म, तो युग्म के हिसाब से बताना है। ठीक है, तो व्यवसाय और आदेश समिति थी के एम मुंशी की, तो पहला ठीक है। दूसरा, संविधान सभा के कार्यों पर समिति थी वो जीवी मावलंकर थे, दूसरा भी ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति नलिनी रंजन थी, तो नलिनी रंजन नहीं थी, एम बरदाचारी थे ये, ठीक है, एस बरदाचारी, एस बरदाचारी थे, दूसरा गलत, तीसरा गलत हो गया। प्रेस दीर्घा समिति में उषा नाथ सेन थी, तो ये ठीक है, तो 3 सही है इसमें, तीसरा गलत है, बाकी 3 सही हैं, तो 3 युग में सही है, सी आंसर सही है, 3 युग में इसके सत्य हैं। ठीक है, तो ये छोटी समितियाँ थी, संविधान सभा की छोटी समितियाँ थी, तो इसको ज़्यादा पूछता नहीं है, अब पता नहीं क्यों ये दिए हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगला है, वे सभी नियमों वे सभी नियम जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक शक्ति के वितरण या कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं उस राज्य का संविधान निर्मित करती है। तो क्या कौन कहा था ये बात, तो वे सभी नियम जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक शक्ति के वितरण का या कार्यान्वयन को प्रभावित करती है उस राज्य का संविधान निर्मित करती है। ये किसने कहा था, तलास्की ने कहा था, ग्रिल क्राइस्ट ने कहा था, ब्राइट्स ने कहा था, डायसी ने कहा था। ये बात किसने बोली थी बताइए, 5वें का, तो डायसी ने कहा था, डी आंसर सही है। तो डायसी ये बात बोले थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है 6ठे नंबर का है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कठोर संविधान का अर्थ उसमें संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये मतलब है। अगला है, भारत का संविधान न तो कठोर है न ही लचीला है, बल्कि दोनों का संश्लेषण है इसमें। ठीक है, दोनों ही कथन इसमें सही है, डी आंसर सही है, क्योंकि कुछ संशोधन जो है साधारण बहुमत से हो जाते हैं, कुछ जो होते हैं बहुमत की आवश्यकता होती है उसमें, मतलब विशेष बहुमत की, और कुछ जो होते हैं विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का सहमति। ठीक है, तो कठोर भी है और नरम भी है, दोनों का मिश्रण है, डी आंसर सत्य है इसका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से किसी देश के संविधान के कार्य हैं। तो संविधान के कार्य क्या क्या हैं किसी देश के, ये बताना है आपको। तो सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट करना, तो ये भी कार्य है। ठीक है, शासन की संरचना को स्पष्ट करना, ये भी है। राज्यों को वैचारिक समर्थन और वैधता प्रदान करना, तो संविधान के तीनों ही कार्य हैं, बी आंसर से तीनों कार्य हैं संविधान के। तो किसी देश का संविधान कार्य 3 तो ये हैं, फिर राज्यों को नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करना, भविष्य की दृष्टि के साथ आदर्श संरचना का निर्माण करना। ठीक है, तो इस तरफ है जो मेन कार्य जो होते हैं उनके। अगला 8वें नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से किसी संविधान की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण के प्रकार हैं। तो विकसित संविधान, तो विकसित संविधान भारत कैसे विकसित हुआ धीरे धीरे 1773 से 47 तक। लिखित संविधान, तो क्वेश्चन समझिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा से किसी संविधान की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण है। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण विकसित संविधान है। लिखित और लिखित तो बाद में आता है। ठीक है, निर्मित संविधान है, तो विकसित और निर्मित यही दोनों इसका वर्गीकरण है। ठीक है, बाकी जो है संविधान की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण में यही आता है, विकसित संविधान और निर्मित संविधान। प्रथाओं और कानून के अनुपात के आधार पर वर्गीकरण जो होता है उसमें लिखित और अलिखित आता है। तो प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर लिखित और अलिखित संविधान आते हैं, और संविधान की परिवर्तनीयता के आधार पर इनको लचीला और कठोर कहा जाता है। ठीक है, तो लिखित और अधिलिखित हैं, ये इसमें नहीं आते। ठीक है, तो 1 4 इसका सही है, ए आंसर सत्य है इसका। लिखित और अलिखित जो आते हैं वो प्रथाओं और कानून के अनुपात के आधार पे, और कानून के अनुपात के आधार पे इनको बनाया जाता है। जैसे अलिखित संविधान ब्रिटेन में है, तो वहाँ पे परंपराएं और जो प्रथाएं हैं, और प्रथाएं ही शामिल ढेर सारी हैं उसमें। ठीक है,
लिखित संविधान जैसे भारत का लिखित संविधान है, अमेरिका का लिखित संविधान है, तो सब लिखित संविधान में आते हैं। ठीक है, उसमें नियम कानून जो है उसलिए तो 1-4 इसका सही है। 9वां है, अलिखित संविधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, इसे परिवर्तनशील या नमक नमनीय संविधान भी कहा जा सकता है। ठीक है, अलिखित संविधान के बारे में कह रहा है, तो इसे परिवर्तनशील या नमनीय संविधान भी कहा जा सकता है। तो परिवर्तनशील वो होता है जो लिखा होता है, कहीं उसको परिवर्तित कर सकते हैं, जो लिखा ही नहीं उसको क्या परिवर्तित करेंगे। तो अलिखित संविधान जो होता है उस संविधान को कहते हैं जिसका अधिकांश भाग अलिखित होता है, और इस संविधान का निर्माण किसी व्यक्ति या संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नहीं होता। ठीक है, तो इसका दूसरा पॉइंट है कि यह संविधान निरंतर विकास का परिणाम होता है। तो हाँ, निरंतर विकास का ही परिणाम होता है ये। ठीक है, और इस संविधान के शासन के विभिन्न अंगों के आगे क्या दिया है, पारस्परिक संबंधों का निर्धारण परंपराओं द्वारा होता है। तो सही बात है, तीसरा भी सही, परंपराओं द्वारा ही होता है इनका। तो जो अलिखित संविधान होता है यह संविधान निरंतर विकास का परिणाम होता है, और परंपराओं न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों का योगदान इसमें महत्वपूर्ण होता है। इस संविधान में शासन के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण परंपराओं द्वारा होता है। ठीक है, तो ये है, ये पहला इसका सही नहीं है। परिवर्तनशील या नमनीय संविधान भी कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए नमनीय संविधान ये नहीं है, क्यों नहीं है? परिवर्तनशील कौन संविधान? जैसे हमारा लिखित कोई संविधान तो उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। कोई परंपरा है तो परंपरा को जो परिवर्तित करेंगे तो परंपरा जल्दी परिवर्तन कहाँ हो पाती है। तो ये पहला वाला नहीं सही है, दूसरा 2 सही है इसमें। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन इसमें है, तो इसका कौन सही था? 2-3 सही है, सी वाला आंसर सही है इसका 2-3। 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान, कथन कारण वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कथन है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कारण क्या है कि इतना बड़ा लिखित है? तो भारत के संविधान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रशासन सेवाओं और निर्वाचन इत्यादि का विस्तार से प्रकाश डाला गया है। तो इसमें दोनों कथन सही है और उसका व्याख्या भी कर रहा है। आर जो है ए का व्याख्या भी कर रहा है, तो बी आंसर सही है, दोनों सत्य हैं और उसका व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए बड़ा हो गया है, सबके बारे में डिटेल से बताया गया, इसीलिए ज़्यादा बड़ा हो गया। 11वां है, 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि 11वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताना है हमको, कि विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान है, तो सही बात है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता पे है, तो ये भी ठीक है। सरकार का अध्यात्मात्मक स्वरूप है, तो नहीं। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो ये भी सही है। तो 1, 2, 4 इसमें सही है। ठीक है, 1, 2, 4 सही है, इसका डी आंसर सही है। ठीक है, भारत संविधान की जो विशेषता है कि सबसे लंबा लिखित संविधान है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, कठोर और लचीला है, संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है, सरकार का संघीय स्वरूप है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता है, कानून का शासन है इसमें, और एकीकृत जो है इसकी न्यायपालिका है। ठीक है, ये पूरा जो विशेषता थी, 5-7 विशेषता है, इसको याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के विशाल आकार के योगदान करने वाला कारक है? तो जो भारत का विशाल जो संविधान है उसमें योगदान करने वाले कारक क्या क्या है? पहला, देश की विशालता और इसकी विविधता, ये भी ठीक है। केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान, ये भी ठीक है। संविधान सभा में कानूनी दिग्गजों का प्रभुत्व था, तो इसलिए हर बातों पे उन्होंने तर्क वितर्क किया, जिससे कि ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ी। तो तीनों ही सत्य है इसमें, ए आंसर सही है इसका, तीनों ही सत्य हैं, ए आंसर सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता है? संघात्मक विशेषता क्या है? तो सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन की विशेषता क्या क्या है? तो लिखित संविधान है, तो ठीक है, लिखित है, सेंट्रल के बारे में लिखा गया है और राज्य के बारे में लिखा गया है, तो लिखित है। अलिखित होता तो गड़बड़ हो जाता मामला। ठीक है, और जो है एकीकृत न्यायपालिका है इसमें, तो एकीकृत न्यायपालिका संघ का भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता ये नहीं है। अगला है, संविधान की सर्वोच्चता, तो यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका होता है एकीकृत की जगह पे ना, तो संघीय ढांचा का भाग हो जाता। संविधान की सर्वोच्चता, ये भी संघ का ढांचा कह सकते हैं इसको, और अखिल भारतीय सेवाएं तो हैं ही। ठीक है, तो 1, 3, 4 इसका सही आंसर है, बी आंसर सही है, 1, 3, 4। सॉरी, संघात्मक नहीं है, अखिल भारतीय सेवाएं एकात्मक लक्षण है इसके। ठीक है, चौथा गलत है और ये भी गलत है। 1 और 3 इसका सही आंसर है, ए आंसर सही है। अखिल भारतीय सेवाएं जो है एकात्मक लक्षण के परिणाम है, संघात्मक का नहीं है। और यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका होता तो वो भी संघीय ढांचे का संघात्मक विशेषता हो जाता, और एकीकृत है तो इस वजह से नहीं है। तो 1 और 3 इसका सही आंसर है, ए आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, कि कथन और कारण वाला क्वेश्चन है,
कथन कर रहा है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति का दायरा संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है। ठीक है, संकीर्ण है भाई। क्योंकि कारण क्या बता रहा है, तो अमेरिका संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर कानून की उचित प्रक्रिया का प्रदान करता है। तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, दोनों कथन सही है। और आर हो एक की व्याख्या करता है। तब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और कानून की उचित प्रक्रिया, इन दोनों को पढ़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे इंडियन पॉलिटी का जो लेक्चर है उसमें जाना पड़ेगा। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं उसका लगा दूंगा इंडियन पॉलिटी का, उसमें जाकर उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। उसमें एक आधे एक घंटे में दोनों को समझाया गया बढ़िया से। आर्टिकल 14 में समझाया गया है या 21 में समझाया गया है, उसमें देखने का पता चलेगा आपको। ठीक है, तो मोटा मोटी बता देता हूँ। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में बस ये देखा जाता है, संविधान कानून जो न्यायपालिका ये देखती है कि कानून का जो प्रोसीजर है, जैसे संसद का जो प्रोसीजर है किसी कानून को पास करने के लिए, क्या वो प्रोसीजर को फॉलो किया गया कि नहीं। अगर फॉलो किया गया है तो ठीक है, तब कैसा भी कानून हो किसी वो ठीक कानून है। ठीक है, तो भारत में ऐसा है कि संसद जो नियम कानून बनाए उस हिसाब से अगर कानून बना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कानून की उचित प्रक्रिया में क्या है कि फिर से बताता हूँ, इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करता है। अमेरिका संविधान जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को फॉलो करता है। अब भारत जो रहा है कानून की उचित प्रक्रिया फॉलो करता है। तो भारत वाला जो है, तो इसमें ये बात है कि कानून की उचित प्रक्रिया में कि संसद जो है, हमारी संसद है, वो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया को फॉलो करके अगर कानून बनाया है तो कानून वैलिड है, वो सही कानून है। ठीक है, उसके अंदर क्या लिखा है, अंदर क्या लिखा है उसको नहीं देखता कि अंदर उसमें लिखा क्या है। ठीक है, बस ऊपर ऊपर देखता है कि हाँ कानून सही तरीके से बना है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सही है, ओके है। और कानून की उचित कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो यूएसए में है, इसमें क्या होता है कि कानून बना कैसे है तो वो तो देखता ही है, कानून कैसे बना उसको देखता है, प्लस क्या करता है उसके अंदर का मामला देखता है, उसके अंदर की एक एक लाइन को पढ़ा जाता है उसमें। ठीक है, और जो भी किसी के मौलिक अधिकारों के असंगत होता है, किसी के मौलिक अधिकारों को जो कोई भी अगर लाइन असंगत है तो उसको नल एंड वॉइड करार कर दिया जाएगा, उसको हटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसलिए भारत का जो है संकीर्ण है और यूएसए का जो है थोड़ा ब्रॉड दायरा है इसका। ठीक है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है कि उसके अंदर घुस के देखा जाता है। ठीक है, उसको वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे और एग्जाम्पल का समझाया गया बढ़िया से। ठीक है, तो दोनों कथन सत्य है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो डी आंसर सत्य है इसका। अगला है 15 नंबर का कि मूल रूप से भारतीय संविधान में दोहरी राज्य व्यवस्था प्रदान की गई है। ठीक है, तो दोहरी राज्य व्यवस्था प्रदान की गई है, सही है, तो ठीक है। दोहरी व्यवस्था मतलब है कि संघ और राज्य अलग अलग हैं। ठीक है, संघ अलग है, राज्य अलग है, इनकी शक्तियां अलग अलग है, दोहरी व्यवस्था वही है। अगला है वर्तमान में भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था का प्रावधान है। तो हाँ, त्रिस्तरीय है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और ग्राम पंचायत लेवल पे। ठीक है, याद रखिएगा, सेंट्रल पीएम है, सीएम है, यहाँ पे प्रधान है। ठीक है, तो 3 लेवल है, दोनों कथन सही है, ए आंसर ठीक है इसका, दोनों ही कथन सही है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें 74वें द्वारा 1992 द्वारा ये व्यवस्था बनाई गई थी जो दूसरे ऑप्शन में दिया था। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा प्रावधान है भारतीय संविधान में ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। तो प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता और मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य तो रसिया से लिया गया, रूस से। तो खत्म कर दीजिए इसको, 4 काट दीजिए जहाँ जहाँ है। तो बचा है 2 3, तो 2 3 कॉमन है। विधि निर्माण की प्रक्रिया और एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, बाकी प्रस्तावना जो है का न्यायिक आदर्श कहाँ से लिया गया था, प्रस्तावना का न्यायिक आदर्श कहाँ से लिया गया इसके बारे में बताइए। आयरलैंड से है क्या कहीं, जल्दी बताइए कौन सा है। प्रस्तावना का जो आदर्श है कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना जो है आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो 2 3 इसका सही है, सी आंसर सत्य है। सॉरी, प्रस्तावना का जो न्यायिक आदर्श है वो रसिया से लिया गया, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। रसिया से न्यायिक आदर्श का मतलब ये है कि जो जुडिशियल आइडिया जो है इसका प्रियम्बल का, कि इसको क्या ये इसके हनन से अगर मान लीजिए कोई इसका प्रस्तावना में जो लिखी बातें हैं उसको नहीं मानता है तो क्या ये कानूनी रूप से मान्य है, मतलब कि इसके इसके विरुद्ध में आप किसी न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये रूस से लिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रूस से लिया गया है। अगला है
17 नंबर का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के फ्रांस से ग्रहण किया गया? तो फ्रांस से क्या क्या लिया गया भाई? तो राज्य के नीति निषेध तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन, गणतांत्रिक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। तो क्या क्या जो है लिया गया वहां से? तो डीपीएसपी नहीं लिया गया है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है बताइए? तो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से और चीज लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उच्च सदन में जो सदस्यों का नामांकन है वो भी वहीं से लिया गया है। तो ये दोनों जो है आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। गणतांत्रिक व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो सिद्धांत है ये केवल जो है फ्रांस से लिया गया है। इसका बी आंसर सही है, फ्रांस से ये दोनों चीज लिया गया है। अगला है 18वीं है कि सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। तो समवर्ती सूची है जापान से, ठीक है, समवर्ती सूची जापान से। सूची 1 सूची 2 से मिलाना है तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है बताइए? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, 4 हो गया। आपातकालीन उपवन जो है जर्मनी से लिया गया है, 3 हो गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, 2 हो गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो जापान से लिया गया, 1 हो गया। तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 इसका 18वें का 4-3-2-1 किसमें है? 4-3-2-1 सी वाले आंसर में है। तो सी आंसर से 4-3-2-1, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो आर्टिकल 108 में बैठक का प्रावधान है। तो पहला ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो पहला ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला है भारतीय संविधान में उच्च सदन या राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान बाइमर संविधान से लिया गया। तो बाइमर से नहीं लिया गया, बाइमर मतलब जर्मनी है, जर्मनी से नहीं लिया गया। तो उच्च सदन में सदस्यों का जो निर्वाचन है वो अफ्रीका से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। और जो है और क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है? संयुक्त सदनों में बैठक है जो ये बाइमर संविधान से क्या लिया गया है? तो आपातकाल में जो मौलिक अधिकार का निलंबन जो है वो लिया गया, निलंबन आपातकाल के समय। तो कौन सा सही है? तो केवल पहला ठीक है, दूसरा वाला गलत है। तो डी आंसर से केवल पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। अगला संविधान कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है कि आलोचकों द्वारा भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। तो हाँ, कहा जाता है। कारण है इसे बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग देशों के संविधान की सहायता ली गई थी। तो दोनों बात सही है, व्याख्या भी कर रहा है। सी आंसर सही है, दोनों सही है, व्याख्या भी हो रही है। अभी उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तभी से कि बहुत जगह से उधार लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? न्याय जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के कनाडा से ग्रहण किया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास होगी कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भी कनाडा से ली गई है, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी जो न्याय निर्णय है वो भी जो है कनाडा से लिया गया। चौथा है न्यायालय में रिट रिट संबंधी जो प्रावधान है ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। जो रिट का प्रावधान है ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन से है, ये गलत है, ठीक है। चौथा गलत है, तो 1 2 3 सही है, इसका बी आंसर सही है, 1 2 3 इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शासन की संसदीय व्यवस्था की सीमाएं हैं? तो सीमाएं क्या शासन की संसदीय व्यवस्था की? तो नीतियों में निरंतरता का अभाव रहता है, अनुभवहीन व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाता है। तो क्या इसमें है जो सही है? तो दोनों ही सत्य है इसमें। तो नीतियों की निरंतरता का अभाव मतलब कि संसदीय स्वरूप है तो कई पार्टियां इसमें चुनाव लड़ेंगी, चुनाव जो लड़ती हैं तो क्या करते हैं कि एक हार गई तो दूसरी पार्टी जब आती है इसमें तो नीतियां अलग कर देती है, ठीक है। या फिर अगर सेंटर में कोई और नीति चालू की है, अगर राज्य में सेम सरकार नहीं है तो वो नीति को जल्दी मानेगी नहीं, जैसे ममता बनर्जी नहीं मानती है, नखरा करती है, ठीक है। और उस तरह से तमिलनाडु वाले नहीं मानते हैं, तो ये लोग नहीं मानते हैं, तो वही बात है, नीतियों की निरंतरता का अभाव हो जाता है तुरंत। अनुभवहीन व्यक्तियों द्वारा शासन, तो अनुभवहीन मतलब कोई भी आदमी जाके वहाँ मंत्री बन जाता है, जो सारा दिन जो पूरा कत्ल किया हुआ है, रेप मर्डर में केस, उस पर केस लगा हुआ है, वो जाकर कानून बना रहा है रेप और मर्डर का, रेप और मर्डर कानून बना रहा है, जो खुद करके गया वहीं पे, लाखों लोगों के सीने पे चढ़ के गोली दाग दाग के सब गए हैं सब, और वो भ्रष्टाचार का कानून बनाते हैं वही। तो अनुभवहीन व्यक्तियों द्वारा जो शासन है ये गड़बड़ मामला है, ठीक है। दोनों ही कथन सत्य हैं, इसके बी आंसर सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस देश में शासन की अर्ध संसदीय या अर्ध आध्यात्मक प्रणाली को अपनाया गया है? तो किस देश में शासन की अर्ध संसदीय या अर्ध अध्यात्मक प्रणाली को अपनाया गया? तो ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस। तो कहाँ पे अपनाया गया इसको?
तो फ्रांस में अपनाया गया, डी आंसर सही है, फ्रांस में अपनाया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अर्ध अध्यात्मक प्रणाली। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य सरकार अथवा मंत्रिमंडलों को मनमानी करने से रोकना है। तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य सरकार अथवा मंत्रिमंडल की मनमानी से रोकना है एवं सभी नागरिकों को सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध कराना है। तो पहला ठीक लग रहा है। ठीक है। दूसरा है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं इसमें, इसका डी आंसर सही है, दोनों ही सत्य हैं, 24वें का डी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है। तो भाग 10 है, भाग 11 है, भाग 8 है, भाग 9 है। तो भाग 9 में पंचायत है। ठीक है, भाग 9 में पंचायत। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का संघ राज्य के बीच संबंध। तो 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है, केंद्र और राज्य संबंध 11 में है, तो एक हो गया यहाँ पे। 8 में क्या है, 8 में यूटी है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है। और 10 में क्या है, तो संघ और राज्यों के बीच जो है वो, सॉरी, और क्या है, तो 1 2 4 है। तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में जानकारी जो है भाग 10 में है, भाग 10 में है। और जो जो हमारे वो हैं सूचियां हैं, शेड्यूल हैं, उसमें 5 और 6 में है। उसमें कन्फ्यूज मत होइए कि 5 और 6 में है, ये भाग दिया है। ठीक है। तो कौन सा सही होगा इसमें, तो 3 हो गया ये, 1 हो गया ये, 8 में क्या है, 2 हो गया ये, और ये 4 हो गया। ठीक है, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ए आंसर सही है इसका, 3 1 2 4। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अगला है, ये ज्यादा पूछता है, 14A पूछता है कभी। 14A में क्या है, तो इसमें ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, 14A में, भाग 14A में ट्रिब्यूनल्स हैं, 323A से 323B में। इनमें जो सेंट्रल के ट्रिब्यूनल है, राज्य के ट्रिब्यूनल है, अदर ट्रिब्यूनल्स कहते हैं इसको, याद रखिएगा, पूछेगा इसको। 14A ट्रिब्यूनल्स को कई बार पूछा है, उसका आर्टिकल, तो आर्टिकल 324 से, सॉरी 323 से 323B, याद रखिए, 323 से 323B ट्रिब्यूनल्स। तो इसमें पहला इसका सही था। ठीक है, 26वां देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस की शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में है। तो तीसरी अनुसूची में किसका किस शपथ का प्रावधान था, भारत के राष्ट्रपति का। हमने बताया था आपको कि भारत के राष्ट्रपति की आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 60 में ना, भारत के राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 60 में। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो है भाग 3 में है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भाग 3 में है। ठीक है, वो सॉरी, अनुसूची 3 में है। ठीक, याद रखिएगा। तो कौन सा सही है इसमें, तो बी वाला सत्य है, 2 3 केवल सही है इसमें, पहला गलत है। तो राष्ट्रपति का 60 में लिखा गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार से घुमा घुमा पूछता है, तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो 6वीं अनुसूची में किस में बताया गया, 6वीं में, तो अरुणाचल प्रदेश का नहीं बताया गया है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। तो 2 3 4 का बताया गया है, और असम का बताया गया है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा का बताया गया है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है इसमें। तो 2 3 4 इसका डी आंसर सही है। ठीक है, 2 3 4 इसका डी आंसर ठीक है। याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद करने का तरीका जो था, ATTM, ATM। ठीक है, असम, त्रिपुरा, यम यम है, यम यम है, ATMM। फिर से लिख देता हूँ, ATMM। ए से असम, टी से त्रिपुरा, यम से मेघालय, ऐसे मिजो। ठीक है, याद रखिएगा, 6वें में है। अगला है 28 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन 7 से भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची के विषय हैं। तो इसको तो इतना बार पूछ लिया है कि क्या बताएं आपको, हर एग्जाम में पूछता है इसको। तो कौन कौन सा है, तो शिक्षा है, वन है, नापतोल है, न्याय प्रशासन है। तो सब है, डी सही है, समवर्ती सूची में सभी आते हैं, शिक्षा आता है, वन आता है, नापतोल है, और न्याय प्रशासन है। इंपॉर्टेंट है काफी ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था,
उसमें क्या किया गया था, तो इसके माध्यम से राज्य सूची के 5 विषय को, यही बार बार पूछता है कि राज्य सूची के जो 5 विषय हैं उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। वो विषय कौन से हैं, तो पहला शिक्षा है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये पूछता है। दूसरा जो है शिक्षा हो गया। दूसरा जो वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, वन्य जीव पंछी संरक्षण। तीसरा है वन है वन। चौथा है नाप तौल। और पांचवा है न्याय का प्रशासन। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछता है घुमा फिरा के, तो इतना इसको नोट लगा लीजिएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से इसको निकाल दिया गया था। ठीक, 5 चीज को। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इस अनुसूची में मूल रूप से 8 भाषाएं का स्थान दिया गया था। तो पहले 8 भाषाएं थी इसमें, कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि इस अनुसूची के में अंतिम परिवर्तन 2011 में किया गया। तो मूल रूप से इसमें 22 भाषाएं थी। ठीक है, सॉरी, मूल रूप से 14 भाषाएं थी इसमें, बाकी को संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है। संविधान संशोधन में बता रहा हूँ, उसको लिख लीजिएगा। यूपीएससी यूपीपीसीएस आर सब में पूछ चुका है इसको, या फिर पूछेगा इसको। पहले 14 भाषा थी। ठीक है, फिर जो होता है इसमें संविधान संशोधन हुआ, कौन सा तो सबसे पहले इसमें संविधान संशोधन संशोधन 21वां हुआ, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। तो इसमें जोड़ा गया क्या क्या, 1967 में हुआ। इसमें क्या किया गया, इसमें जोड़ा गया किसको, कोंकणी। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, मणिपुरी, फिर से नेपाली, 3 भाषा का जोड़ा गया। 14 3 कितना हो गया, 17 भाषा हो गई। ठीक है, अब हुआ 21वां, फिर हो गया 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में। 71वां 1992 में इसमें क्या क्या जोड़ा गया, तो इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो उसको गड़बड़ लिख दिया यहाँ पे, ये वाला। तो 1967 में जो संशोधन होता है इसमें बस एक भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा को उसमें जोड़ा गया था, सिंधी को। ठीक है, सॉरी, इसके लिए सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, कन्फ्यूजन हो गया था। सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 1967 में। 1992 में जो जोड़ा गया था, अब जो लिखे थे, कोंकणी, मणिपुरी और जो नेपाली, इनको जोड़ा गया था इसमें। फिर से हुआ था इसमें 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कब हुआ था, तो 2003 में हुआ था। इसमें क्या क्या जोड़ा गया था, देखिए, तो 1 2 3 और 4 जोड़ गया था, 14 4 18 हो गया यहाँ पे। अगला जोड़ेगा तो इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, मैथिली संथाली, 4 यहाँ जोड़ा गया था, 8 4 12 22 हो गया। ठीक है, तो पूछता है कि 71 में क्या जोड़ा गया था, 21वें में कौन जोड़ा गया, और 92वां में कौन कौन सा जोड़ा गया। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जो है 92 से जोड़ा गया। कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली जो है 71वां से जोड़ा गया, और 21वां से जोड़ा गया सिंधी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक और कथन सही नहीं था, डी बी ऐसा सही, एक भी सही नहीं है। अगला है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के संबंध में बताना है। तो 12वीं अनुसूची में क्या है, तो यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य के लिए 29 विषय दिए गए। क्या 29 विषय दिए गए इनको, 18 विषय प्रदान किए गए हैं। 29 विषय तो पंचायती राज को दिए गए हैं। तो ये दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है, केवल एक सही है इसमें, कहाँ गया, केवल एक सही है, ये वाला, ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो कश्मीरी है, गुजराती है, नेपाली है, मैथिली है। तो क्या इसमें सम्मिलित है, बताना है आपको। बताइए कौन सा सम्मिलित है। तो इसमें सभी सम्मिलित हैं, सी आंसर सही है। तो असमिया है, उड़िया है, उर्दू है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, गुजराती है, डोंगरी है, तमिल है, तेलुगु है, नेपाली है, पंजाबी है, बांग्ला है, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी इसमें शामिल हैं। ठीक है, चारों ही सत्य हैं इसके। अगला क्वेश्चन है कथन कारण वाला, कि कथन कह रहा है कि शासन की संसदीय व्यवस्था अस्थायी सरकार की गारंटी नहीं देती। तो ये बात सही है। कारण है कि एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन या बहुदलीय गठबंधन सरकार को अस्थिर कर सकती है। तो दोनों कथन सत्य है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, इसका बी आंसर सही है। दोनों ही कथन सत्य है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। इसीलिए अस्थायी सरकार नहीं बन पाता, जो नीचे का कारण दिया है यही कारण सत्य है इसमें, क्योंकि राजनीतिक दल में परिवर्तन होता रहता है, बहुदलीय गठबंधन कर सकता है, सरकार को अस्थिर करने के लिए कारण ज़्यादा जरूरी है।
तो अस्थिर रहती है सरकार इसी वजह से। गठबंधन जब से आता तो और अस्थिर हो गई, प्रशासन और खराब हो गया। 33 है, अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। तो कह रहा है कि इनमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर रहती है। तो ये गलत है। इसमें कार्यपालिका जो है, ये मामला इसका नहीं है, पहला वाला ठीक नहीं है। इसमें राष्ट्रपति जो होता है वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है, ये जो है विधायिका पर निर्भर नहीं रहती है, पहला गलत है। दूसरा है, इस प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है, दूसरा सत्य है। ये आंसर सही है, दूसरा सत्य है। ठीक है, तो अध्यात्मात्मक जो प्रणाली होती है या राष्ट्रपति जो जिसमें मुख्य होता है, उसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की में प्राय राज्य का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है, और वो कार्यपालिका का भी अध्यक्ष होता है वही। और जो इसमें कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया जो होता है, सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होता है, राज्य का मुखिया सरकार का मुखिया एक ही होता है राष्ट्रपति शासन वाले में, जहाँ पे राष्ट्रपति का शासन रहता है, ठीक है। और एक शासनात्मक और व्यवस्था होती है, इसमें राष्ट्रपति और विधायिका एक निश्चित अवधि के लिए अलग अलग निर्वाचन उनका होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। और राष्ट्रपति जो होता है, मंत्री किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं वो, ठीक है। राष्ट्रपति एवं उसके जो मंत्री होते हैं किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधान होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस व्यवस्था में जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन एकदम से अच्छे से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो पहला है कि इस प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया अलग अलग व्यक्ति होता है। तो ये बात सही है, जैसे हमारे देश में है, पीएम अलग हैं और राष्ट्रपति जी अलग हैं, ठीक है। अगला है कि भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। तो भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका। तो बात सही है, दोनों कथन सही है, इसका बी आंसर सही है। राष्ट्रपति कोई महत्व ज्यादा नहीं है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला कि यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। तो बात सही है। यह एक निश्चित समय की कृति है। तो ये भी ठीक है, दोनों ही सत्य हैं, सी आंसर सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं इसके। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। तो आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का जो प्रतिबंध लगाना संबंधी प्रावधान जो है ये जर्मनी के लिया गया, बाइमर से लिया गया, जर्मनी के संविधान से, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति का मनोनयन जो है ये जो है आयरलैंड से लिया गया, सी आंसर सही है इसका, यही वाला आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा 36 वाला। आयरलैंड से और क्या लिया गया है, डीपीएस भी तो लिया गया, सभी जानते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल भी वहीं से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, भारत द्वारा न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कनाडा से ली गई है। तो न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है वो यूएसए से ली गई है, कनाडा से नहीं। तो पहला गलत हो गया। दूसरा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा के को भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत के रूप में वर्णित करता है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा को भारत के संविधान की मूल संरचना के रूप में इसको जो है व्यक्त करता है। तो दूसरा वाला सही है। संविधान ने बोला है कि जो मूल संरचना है उसमें न्यायिक समीक्षा भी आता है, तो न्यायिक समीक्षा को आप हटा नहीं सकते हैं। तो डी आंसर सही है इसका, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो गृहीत प्रावधान है और संबंधित देश है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, अभी पढ़े हम लोग। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि जो कहाँ से ली गई है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है कि कहाँ से ली गई है बताइए, आयरलैंड से। तो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आयरलैंड से ली गई है, ठीक है। तो और कौन सा है, तो न्यायपालिका स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है तब, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। तो 4-3-2-1 इसका सही आंसर है, बी आंसर सही है, 4-3-2-1 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कह रहा है कि भाग दिया हुआ है, तो भाग पूछता है बार बार ये आर में, तो ध्यान दीजिएगा इसको। तो भाग 17 दिया है, भाग 18 है, भाग 20 है, और भाग जो है 14A है।
तो अभी बताया था 14 ये पूछता है, 14 में ट्रिब्यूनल से 4 हो गया। भाग 20 में क्या है? तो भाग 20 में 368 संविधान संशोधन है, ठीक है, 2 हो गया भाग 20 में। भाग जो 17 है उसमें क्या है बताइए? तो भाषा है 17 में, 3 हो गया। सॉरी, इसमें 18 में क्या है? 18 में आपातकाल है, 1 हो गया। 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ये आंसर सही है। तो याद रखिएगा, आपातकाल किस में है? तो आपातकाल 18 में है। भाग 17 में क्या है? तो भाषा है। भाग 20 में क्या है? संविधान का संशोधन है, ठीक है। भाग 14 में क्या है? तो ट्रिब्यूनल्स है, उसके बारे में बता 76वें संविधान संशोधन, ओ सॉरी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा को जोड़ा गया था ट्रिब्यूनल्स को। 40वां भारतीय संविधान ने विभिन्न देशों के से प्रावधान से उधार लिया है, ठीक है। भारतीय संविधान ने विभिन्न देशों से प्रावधान उधार लिया है और देश की उपयुक्तता और जरूरतों के अनुसार जो है उसमें संशोधन किया है। दूसरा, भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो कौन सा कथन जो है इसमें 40वां का सही है बताना है आपको। तो इसका पहला भी ठीक है, दूसरा भी सही है, दोनों ही कथन सही है, बी आंसर सत्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म जो है सुमेलित है? तो विलोम का जो कौन सा शब्द है जो सुमेलित है उसको बताना है आपको। तो आवृत्त का अनावृत होता है, तो आवृत्त का जो होता है अनावृत होता है, ठीक है, पहला ठीक है। आकर्ष का विकर्ष होता है, तो आकर्ष का विकर्ष होता है, ठीक है। और आर्द्र का शीत होता है, तो आर्द्र का शीत नहीं होता, आर्द्र का शुष्क होता है विलोम, ठीक है, ये तीसरा वाला गलत हो गया। और अनाज आच्छादित का अनाच्छादित होता है, तो ये भी ठीक है। तो 1 2 4 सही है इसका, 1 2 4 तो दिया ही नहीं है। आर्द्र का शीत कैसे हो गया? इसमें मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, 1 2 4 सही होगा, या 1 2 4 होगा, ठीक है, डी आंसर इसीलिए सही होगा, 1 2 4 होगा इसका, क्योंकि आर्द्र का शीत नहीं होता, शुष्क होता है, शीत का उष्ण होता है, ठीक है। तो ये गड़बड़, तीसरा वाला गड़बड़ है। अगला है, निम्नलिखित 42 नंबर के ऊपर गया ना, तो 42वां नंबर का है कि कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है बताना है। सुमेलित नहीं है बताना है आपको। तो आहार का अल्पाहार का अनाहार दिया है, तो आहार का अनाहार होता है, ठीक है, आहार का अनाहार होता है, ये आहार होता है, ठीक है। अल्पाहार क्या होता है? पूर्णाहार होता है, इसका पूर्ण आहार, ठीक है, पूर्णाहार। आशा का निराशा सही है, आधुनिक का प्राचीन सही है, आशीर्वाद का अभिशाप भी ठीक है। इसका पहला ही सही सुमेलित नहीं है, ए आंसर सही है, पहला सही सुमेलित नहीं था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से आगमन का विलोम है? आगमन का विलोम गमन है, पुनरागमन है, दुरागमन है, तो कौन सा जो है सही है इसमें? तो आगमन का जो है गमन है, ठीक है, सी आंसर सही है। आगमन का जो होता है गमन होता है, पुनरागमन का पर्यायवाची दुरागमन होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से विलोम युग्म सुमेलित है बताना है। आध्यात्मिक का होता है भौतिक, इहलोक का भूलोक होता है, तो ये तो समानार्थी शब्द हो गया ना। तो आध्यात्मिक का भौतिक होता है, पहला ठीक है। इहलोक का जो होता है परलोक होता है, ठीक है, इहलोक का होता है परलोक, भूलोक नहीं, तो गलत हो गया। ईश्वर का अनिश्वर होता है, तो ईश्वर का अनिश्वर ठीक है। आसक्त का अनास्था नहीं होता, आसक्त का होता है विषक्त, आसक्त का जो होता है अनासक्त होता है, विषक्त नहीं, अनासक्त, ठीक है। तो ये भी गड़बड़ हो गया। तो 2 गड़बड़ है, 2 सही है, तो 2 सही है इसका, बी आंसर सही है, केवल 2 सही सुमेलित, 2 युग्म सही हैं। अगला है 45 नंबर का, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उदार का विलोम है? तो उदार का अनुदार होता है, अनौदार्य होता है, औदार्य होता है, अनुदात्ता होता है, तो क्या होता है? अनुदात्त होता है, कौन सा होता है इसमें? तो उदार का अनुदार होता है, ये आंसर सही है, ठीक है, उदार का अनुदार होता है। औदार्य का क्या होता है? औदार्य, औदार्य का होता है अनौदार्य। उदात्त का होता है अनुदात्त, उदात्त होता है ये, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित है? तो उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, तो उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, युग्म सुमेलित है पूछना है, ठीक है।
उग्र का सौम्य होता है भी ठीक है, उपाय का निरुपाय होता है ठीक है, सभी सही सुमेलित हैं, इसमें तीन से सही है, सही भी सभी युग्म सुमेलित हैं। 47वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एकांगी एकांगी का विलोम है। एकांगी का होता है यथार्थ, गंभीर, सर्वांगीण, ओजहीन। तो क्या होता है? तो एकांगी का होता है सर्वांगीण, सी आंसर सही है। एकांगिक विकास है सर्वांगीण विकास, सी आंसर सत्य है इसका। और ओछा का होता है गंभीर। ओछा दिया नहीं है मगर ओछा गंभीर होता है, याद रखिएगा। ओज का ओजहीन होता है, ओज का ओजहीन होता है ठीक है। अगला है, इधर गया ना ये। 48वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम जो है शुद्ध युग्म जो है सुमेलित है। ओजस्विता का ओजहीन होता है। तो ओजस्विता का ओजहीन होता है ठीक है। ओजस्विता का ओजहीनता होता है भाई। ओजस्विता का ओजहीन नहीं, ओजहीनता होता है, ओजहीनता ठीक है। ओट का प्रकट होता है, ओखली का मूसल होता है ठीक है। तो ओट का प्रकट ओखली का मूसल होता है, ये बात ठीक है। तो दो तीन सही, इसका बी आंसर सत्य है। अगला क्वेश्चन है, अवगत का विलोम क्या होता है। अवगत, तो बिलग होता है, सुगत होता है, विगत होता है, आगामी होता है। तो अवगत का होता है सुगत, बी आंसर सही है। अवगत का होता है सुगत, विगत का होता है आगामी ठीक है। ओतप्रोत का क्या होता है? तो बिलग का होता है ओतप्रोत या विहीन ठीक है, विहीन ये होता है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं बताना है। तो औपचारिक है, औपचारिक का अनौपचारिक होता है ठीक है। सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो औपचारिक का अनौपचारिक होता है। तो औपचारिक का अनौपचारिकता नहीं होता, अनौपचारिक होता है, पहला गलत है। औघर का सुघर होता है, औंधा का सीधा होता है ठीक है। तो पहला ही सही सुमेलित नहीं है, ए आंसर सही है इसका ठीक है। पहला ही सही सुमेलित नहीं है। औपचारिकता का अनौपचारिकता होता है, औपचारिक का अनौपचारिक होता है ठीक। औहाती, औहाती निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम है। तो अनुचित का है, आखिर का है, विधवा का है, संधवा का है। तो औहाती 52 नंबर का देख ले रहे हैं, 51 नंबर छूट गया है। तो औहाती शब्द किसका विलोम है। तो औहाती होता है विधवा का, सी आंसर सही है इसका, विधवा का विलोम होता है ठीक है। औ- औहाती सधवा या सुहागन, औहाती सधवा भी होता है, विधवा का विलोम। सुहागिन भी विधवा का विलोम होता है ठीक है। औहाती सधवा सुहागिन ठीक है। औलाद का वालिद होता है, औलाद का होता है वालिद, वालिद ठीक है। और कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है। अब 51 नंबर का देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जो औचक का विलोम है। औचक, औचक का विलोम होता है अक्सर या नियमित, दोनों ही है सही है, बी आंसर सही है ठीक है। तो औचक का विलोम होता है अक्सर या नियमित। औचक मतलब कभी कभी, तो उसका विलोम होगा अक्सर या नियमित ठीक है। अब 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है बताना है हमको। तो पीन का स्थूल होता है। तो पीन का स्थूल नहीं होता है ठीक है। कृष्ण का शुक्ल होता है तो ठीक है। ग्रामीण का शहरी होता है भी ठीक है। छली का निश्चल होता है भी ठीक है। पीन का स्थूल नहीं होता है ठीक है। कृष का स्थूल होता है, कृष जो होता है उसका स्थूल होता है ठीक। पहला से सही नहीं है, ए आंसर सही है, पहला ठीक नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। छूत का मृत्यु है, जन्म का पालतू है, जंगली का अछूत है, नव का धरा है। तो छूत का अछूत होता है 3 हो गया, जन्म का मृत्यु होता है 1 हो गया, जंगली का पालतू हो गया 2 हो गया, नव का धरा हो गया 4 हो गया। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, आंसर सही है 3 1 2 4 ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है कह रहा है। तो दयालु का निर्दयी है, धीर का ललित है, नख का सिख है, उपरोक्त में सभी सुमेलित है। तो कौन सा है 55वां का सही है बताना है आपको। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दयालु का निर्दयी होता है, ठीक है। नख का सिख होता है, ये भी ठीक है। ललित का कुरूत होता है, ठीक है, धीर नहीं होता है, बी वाला गड़बड़ है इसमें। तो ललित का जो होता है कुरूप होता है, ललित कुरूप। धीर का अधीर होता है, धीर का अधीर, ठीक है। अगला 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कितने विलोम युग्म सुमेलित हैं? तो निंदा का प्रशंसा होता है, ठीक है। परकिया का स्वकिया होता है, ये इंपॉर्टेंट है, परकिया याद रखिएगा। 56 नंबर का जो है परकिया का स्वकिया होता है, ये भी सही सुमेलित है। और बाकी जो है दूरवर्ती का सन्निहित नहीं होता। तो आसन्न का जो होता है सन्निहित होता है, आसन्न, ठीक है। दूरवर्ती और सन्निहित जो है यही सही सुमेलित, ये सही सुमेलित नहीं है। तो एक दो सही सुमेलित है, बी आंसर सही सुमेलित है, ठीक है, याद रखिएगा, बी आंसर सही सुमेलित है। राग का विलोम क्या होता है? तो राग का विराग होता है, कि द्वेष होता है, अनुराग होता है, ए और बी दोनों होता है। तो 57 में कौन सा सही होगा? तो डी सही होगा, ए और बी। राग का द्वेष होता है और विराग दोनों होता है, तो ए और बी दोनों सत्य है इसका। 58 निम्नलिखित में से कितने शब्द चिरंतन के विलोम हैं? तो चिरंतन का नस्वर होगा, अनस्वर दिया है, शाश्वत दिया है, नस्वर दिया, अस्थाई दिया है। तो चिरंतन का क्या होगा बताना है आपको। तो नस्वर का विलोम शब्द होता है चिरंतन, नस्वर का होता है विलोम चिरंतन होता है। तो चिरंतन का क्या होता है? तो अनस्वर, शाश्वत, नस्वर या अस्थाई। तो इसमें नस्वर जो होता है उसका विलोम चिरंतन होता है, शाश्वत होता है, अनस्वर होता है और अस्थाई होता है नस्वर का। चिरंतन का क्या होगा इसमें? तो केवल नस्वर होगा, 3 सही है, केवल एक सही होगा इसका, ठीक है, ये सही होगा, ठीक है। नस्वर चिरंतन का विलोम बस नस्वर होगा, ठीक है। अगर नस्वर दिया होता तो इसका जो होता है 1 2 3 4 हो जाता है, 1 2 3 और 4 नस्वर का, ठीक है। तो केवल एक सही सुमेलित है इसमें। अगर इसमें 58 में अगर आपको गड़बड़ लगेगा तो बताइएगा, कमेंट करिएगा जरूर से। अगला है 59 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है 59 का बताना है आपको, कौन सुमेलित नहीं है। तो मिलन का बिछो होता है, ये ठीक है। निर्मल का मलिन होता है, भी ठीक है। भाव का तिरो भाव दिया है, तो भाव का तिरो भाव नहीं होता, भाव का अभाव होता है। आविर्भाव का तिरोभाव होता है, आविर्भाव, आविर्भाव, ठीक है। आविर्भाव का तिरोभाव होता है, ठीक है। मानव का दाना होता है, ठीक है। तो इसका जो है सी वाला मामला गड़बड़ है इसमें। 60वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो विरोध का समर्थन होता है, ठीक है। लोभ का जो होता है संतोष होता है, भी ठीक है। विपन्न का संपन्न होता है, भी ठीक है। विशुद्ध का शुद्ध होता है, तो शुद्ध का अशुद्ध होता है, ठीक है, विशुद्ध नहीं होता। डी वाला सही नहीं है इसका, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन इसके हो गए हैं। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसके, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, जो भी करना होगा कर दीजिए, ठीक है। लाइक जरूर कर दिया करिए, सब्सक्राइब करिए चाहे मत करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।